दूर सामने गौरीकुंड नज़र आ रहा है और मैंने अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत कर दी है। 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता है केदारनाथ तक का गौरीकुंड से। पूरा रास्ता पक्का बना हुआ है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इसी तरीके का रास्ता है। आगे जाके नया रास्ता भी बनाया गया है जो कि 2013 की तबाही के बाद बनाया गया था, उसे भी हम आगे देखेंगे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती की छुट्टी है और आज ही के दिन मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ आया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैंने सोचा है कि ये 16 किलोमीटर मैं तकरीबन 2 बजे तक कवर कर लूँगा। हालांकि जल्दी भी किया जा सकता था, लेकिन लॉकडाउन था और लॉकडाउन में घर में बंद रहने के कारण चलना फिरना तकरीबन बंद ही था। तो पहली बार घर से निकला हूँ लॉकडाउन के बाद, तो देखना होगा कैसी फ़िटनेस रहती है, कितनी स्पीड बन पाती है, उस हिसाब से आगे चला जाएगा। खैर, यात्रा की शुरुआत कर दी है। आधा किलोमीटर पीछे रह गया है गौरीकुंड। अगला पड़ाव 3-3.5 किलोमीटर आगे शायद जंगल चट्टी है, वहाँ तक पहुँचते हैं और देखते हैं पैरों की हालत क्या होती है। अच्छी धूप निकल आई है और सुबह सुबह जो ठंडक थी माहौल में वो भी इससे दूर हो गई है। प्यास बहुत लगेगी हालांकि, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होती है ऊपर पहाड़ों पर और इसकी वजह से पसीना भी आएगा। पर पानी का यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम है, जो कि आगे आपको दिखाऊंगा। नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है और सामने ये जो झरना है ये नीचे ही नदी तक पानी ले जा रहा है। सुना है रास्ते में ऐसे कई सारे झरने हैं, कई सारे बड़े झरने हैं और अनगिनत छोटे मोटे झरने हैं दोनों तरफ। जहाँ पर हम चल रहे हैं पहाड़ के इस तरफ भी और नदी के दूसरी तरफ वाले पहाड़ों पर भी कई सारे झरने देखने को मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। खैर, अभी झरना पार किया गया। अच्छा झरना था, काफ़ी तेज़ रफ्तार से पानी आ रहा था। ये पीने के पानी की टंकी है, लिखा है 1 आउट ऑफ 26, यानी कि बाकी बचे 13 कुछ किलोमीटर में 26 टंकियाँ हैं। और पहला पड़ाव गणेश चट्टी, शायद 1 किलोमीटर बचा है। भीड़ भाड़ यात्रा के पथ में काफ़ी अच्छी है। वैसे ये यात्रा का सीज़न ही माना जाता है। जुलाई अगस्त मानसून की वजह से बंद रहता है और सितंबर अक्टूबर में यात्रा पूरे जोरों पर होती है। और अभी लॉकडाउन की वजह से तो यात्रा का सीज़न ही अक्टूबर में शुरू हुआ है, तो लोग बहुत हैं, पूरे रास्ते में भीड़ ही भीड़ मिलेगी। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में तो खाने पीने की दुकानों में भी जगह नहीं मिल रही थी। उसका रीज़न एक ये भी है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और दूसरा फिर मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था कि कोरोना का टाइम है और उसके बीच में इतनी भीड़ में बैठ के खाना पीना खाया जाए, तो उसकी वजह से नाश्ता वगैरह अभी किया नहीं है। आगे जो भी पड़ाव मिलेंगे वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए देखा जाएगा। हालांकि उम्मीद पूरी है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, हो सकता है थोड़े बड़े दामों पर मिले। सामने बर्फीले पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं। पहली दुकान तो मिल गई है, चाय अवेलेबल है, बिस्किट अवेलेबल है, नमकीन भी है, साथ में कुछ टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं, पीने का पानी भी है। बिस्किट्स और नमकीन शायद थोड़े से ऊंचे दामों पर मिल रहे हैं, पर अभी बिस्किट्स का मन नहीं है। आगे कुछ देखते हैं। ये भैरव मंदिर है, इस रास्ते पर मिलने वाला ये एक मेन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर भी दर्शन वगैरह करके लोग जाते हैं। अभी यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह अवेलेबल है नहीं, खैर बाहर से ही देख लिया, हाथ जोड़ लेते हैं। सामने आपको रास्ता मुड़ता हुआ दिख रहा होगा। पूरे रास्ते में ऐसे ही घुमाव है, पहाड़ के साथ साथ चलते जाना है और असल में पूरा रास्ता ही नदी के साथ साथ है
और 2013 से पहले तो रास्ता नदी के साथ साथ और नदी की एक ही साइड पर हुआ करता था। हालांकि वो चीज़ अब बदल गई है, अब रास्ता आधे रास्ते में जाकर नदी के दूसरी तरफ हो जाता है। वो चीज़ भी हम आगे रास्ते में देखेंगे। शायद एक और झरना है सामने। केदारनाथ की पदयात्रा का पहला पड़ाव नज़र आने लगा है। सामने है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी में ही गौरीकुंड के बाद सबसे पहले थोड़ी बड़ी बसावट आती है। खाने पीने की दुकानें हैं। कोई परमानेंट बसावट नहीं है, पर जब तक यात्रा चालू रहती है, यात्रा के सीज़न में यहाँ पर खाने पीने का पूरा सामान मिलता है। मैं भी यहाँ पर ही नाश्ता पानी करने की जगह देखूँगा। हालांकि गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे, सभी दुकानों पर भीड़ थी। मुझे लग रहा है यहाँ भी वही होगा। फ़िलहाल पहले जंगल चट्टी के बीच से निकलते हैं दोनों तरफ, और कहीं खाली जगह दिखेगी तो वहाँ बैठ के पेट पूजा की जाएगी। क्योंकि रास्ता अभी करीब 13 किलोमीटर और बचा हुआ है और पेट में सुबह से कुछ नहीं गया। बहुत सुंदर झरना है यहाँ पर एक, पहाड़ पूरी तरह से टूट कर गिरा हुआ है, तो बड़ा शानदार नज़ारा बन रहा है। नज़ारा तो शानदार है ही, लेकिन रास्ता भी यहाँ पर बहुत ख़राब हालत में है। पहली बार लग रहा है कि किसी ट्रैक पर, वरना पूरा रास्ता तो पक्का ही बना हुआ था। यहाँ पर थोड़ा पतला रास्ता है, एक बार में एक ही तरफ के लोग निकल सकते हैं।
तो ऐसा भी है कहीं कहीं पर। पीछे झरना काफ़ी शानदार था, अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। और अभी तो छोड़ के आता ना तो टकरानी है। जो मैंने आपको पीछे झरना दिखाया था, उसके बाद से हम लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी नदी के तल की ओर जा रहे हैं। वो झरना शायद सबसे ऊंचे पॉइंट में से एक था। अब उसके बाद रास्ता नदी के साथ साथ ही है, लेकिन नीचे की ओर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर हम नदी पार करेंगे। नदी पार हम करते हैं। आई थिंक उस जगह का नाम भीमबली है, वहाँ पर हम नदी पार करेंगे। तो रास्ता अभी ढलानदार है और काफ़ी दूर तक ढलानदार ही रहने वाला है। 7 किलोमीटर के लगभग पूरे हो चुके हैं और 2 किलोमीटर आगे भीमबली है। तो रास्ता यहाँ से दिखाई दे रहा है, सीधा है, और भीमबली भी दिखाई देना शुरू हो गया है। तो उसके बाद हम नदी पार करेंगे और दूसरी तरफ चलेंगे। ये चीज़ पहले नहीं थी। 2013 की त्रासदी के पहले हम लगातार केदारनाथ तक नदी के इसी तरफ चलते चलते जाते थे और केदारनाथ पहुंचकर नदी को पार किया जाता था। लेकिन 2013 की त्रासदी के बाद से 9 किलोमीटर दूर, गौरीकुंड से 9 किलोमीटर दूर भीमबली में रास्ते को नदी के दूसरी तरफ बनाया गया है, क्योंकि जिस तरफ हम अभी चल रहे हैं उस तरफ का पहाड़ काफ़ी डेंजरस हालात में खड़ा हुआ है, कभी भी ढह सकता है। तो अभी आपको दिखाएंगे, वो भी देखने को मिलेगा कि पहाड़ की हालत कहाँ पर कैसी है। पहले भीमबली पहुँचते हैं और नदी पार करते हैं। साढ़े 11 बजे मिलते 6 किलोमीटर। भीमबली पहुंच गए हैं। सामने आप नए रास्ते को नदी पार करते हुए और आगे केदारनाथ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। ये पुराना रास्ता आगे रामबाड़ा तक रहेगा, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे। तो आप 1 किलोमीटर आगे से भी नदी पार कर सकते हैं। सामने जो रास्ता है, ये नया रास्ता, ये तकरीबन 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। यानी कि ये जो रास्ता जिस पर मैं अब चल रहा हूँ, पुराना रास्ता, ये 1 किलोमीटर शॉर्ट है। आगे रामबाड़ा तक 1 किलोमीटर आगे जाया जा सकता है। आगे जाकर भी नदी पार की जा सकती है। मैं इसी तरफ से जाऊंगा। 1 किलोमीटर शॉर्ट काफ़ी होता है। नीचे आप पुल देख सकते हैं, मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ। मंदाकिनी के बाईं तरफ वाले रास्ते से जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंबा है, बट देखते हैं। थकान बहुत हो गई है यार, जल्दी से जल्दी पहुँचना है, वरना वहाँ कमरे मिलने में मुश्किल हो जाएगी। ओह ढलान। सामने आप ढलान देख रहे हैं, कितना तीखा है। नदी के बिल्कुल तल तक जा रहा है ये रोड। और यहाँ पर आकर अब हम नदी पार करेंगे। पहले भी नदी पार की जा सकती थी, जैसा मैंने आपको दिखाया। और हम थोड़ा आगे जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट है और पुल भी काफ़ी नीचा है। नीचा का मतलब नदी के काफ़ी नीचे की ओर बना हुआ है, यानी पानी हमसे बहुत कम दूरी पर बनता है। पुराना पुल काफ़ी ऊंचा था, नए वाले पुल से देखेंगे नदी के काफ़ी करीब जा पाएंगे।
गौरीकुंड से। और केदारनाथ की दूरी है 16 किलोमीटर, तो केदारनाथ यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाते हैं। दिक्कत यह है कि रास्ता नदी के दूसरी तरफ है। पुराना रास्ता सीधा था, नदी के दूसरी तरफ वाला रास्ता पहाड़ों के ऊपर नीचे से होता हुआ जाता है। तो सुनने में आया है कि वो काफ़ी कठिन है पुराने रास्ते के मुकाबले। खैर, उसकी रिपोर्ट मैं आपको रास्ते पर चलने के बाद देता हूँ। अभी पुल पार करते हैं और ज़रा नदी का मज़ा लेते हैं। नदी के दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं। अब सिर्फ 7 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। मतलब अब हम देखा जाए तो श्योरली नए रास्ते पर चल पड़े हैं, पुराना रास्ता छोड़कर। जहाँ तक अभी तक हम चल रहे थे रामबाड़ा तक, वो पुराना रास्ता ही था। और इस तरफ से जो नया रास्ता है ये 2013 के बाद ही बनाया गया है। रास्ते की हालत अच्छी है, पक्का रास्ता है। पर इस रास्ते से मेरी एक शिकायत ये है कि कच्चे रास्ते पर पैर कम दुखते हैं, पक्के रास्ते पर चलने में दर्द ज़्यादा होता है। अगर आपने कभी कच्चे और पक्के दोनों तरह के रास्तों पर ट्रैकिंग की है तो आपको भी ये बात पता होगी। कच्चा रास्ता पैरों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। पर खैर, केदारनाथ एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान है, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के नंबर्स को देखते हुए पक्का रास्ता बनाना ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। पक्के रास्ते को मेंटेन करना भी ज़्यादा आसान है। आप नदी का तल नीचे देख सकते हो, जहाँ से ये रास्ता चढ़ते हुए आ रहा है। और ये भी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि इस तरफ के रास्ते में कई सारे आड़े खड़े हुए पहाड़ मिलते हैं, जिनको क्रॉस करने के लिए हमें एकदम से बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, फिर उतरना पड़ता है। इसी वजह से ये रास्ता बहुत ही तीखी चढ़ाई वाला है। पुराना रास्ते में आप नदी के साथ साथ चढ़ते जाते थे, वहाँ बीच में कोई पहाड़ नहीं पड़ते थे। पर नए रास्ते के साथ ऐसा नहीं है और इसीलिए बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। पैरों की हालत ख़राब हो रखी है। कई सारे बुज़ुर्ग लोग भी हमारे साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं। इन्हें देख के थोड़ा जोश आता है कि जब ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस एक एक कदम बढ़ाते जाना है और केदारनाथ बाबा के यहाँ पहुँच जाना है। ये जो अंकल आप पीले कुर्ते में देख रहे हैं, ये यहाँ अपनी वाइफ के साथ आए हैं। ये बद्रीनाथ में सतोपंथ की ट्रैकिंग करके आए हैं और अब उसके तुरंत बाद केदारनाथ भी जा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं डेडिकेशन और डिवोशन। ये कच्चा रास्ता है। ऐसे बहुत सारे कच्चे शॉर्टकट इस रास्ते में आपको बने हुए मिलेंगे, क्योंकि नदी के इस तरफ रास्ता, पक्का रास्ता, बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला है और बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इन कच्चे रास्तों से पैरों को आराम मिलता तो है ही, साथ में थोड़ा शॉर्ट भी रास्ता पड़ता है। मेरे को कुल मिलाकर कच्चे रास्ते ही पसंद हैं पक्के के मुकाबले। यहाँ पे ट्रैकिंग करने का फील भी आता है और पैरों को थोड़ा आराम भी मिल जाता है। ऐसे रास्ते और ऐसे शॉर्टकट आपको यहाँ पूरे रास्ते में मिलेंगे। रामबाड़ा के बाद ही मिलेंगे, जो कि नया रास्ता है, वहाँ पर पुराने रास्ते पर नहीं मिलेंगे। यानी कि शुरुआत के 9 किलोमीटर में ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल एक ही रास्ता है।
ये सामने आप पहाड़ को देख रहे हो, ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये 2013 की तबाही के ही निशान हैं। रास्ता यहीं कहीं हुआ करता था जो कि पहाड़ के नीचे दब गया है, और अब वहाँ पर पहाड़ के ढहने के रिस्क की वजह से ये रास्ता नहीं बनाया गया है। नज़ारा सामने बहुत ही शानदार है। कच्चे रास्ते से लोग चढ़ के आ रहे हैं, नीचे नदी दिख रही है, पुल दिख रहा है। सामने जो हट्स दिख रही हैं वो एक छोटा सा पड़ाव था, कोई नाम नहीं है उस जगह का, सिर्फ खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें थी। और अब हमको आगे बढ़ते जाना है इन्हीं कच्चे रास्तों पर। थकान सबको हो रही है, सबके एक एक कदम देखकर पता चल रहा है। मेरे पैर भी बुरी तरह से दुख रहे हैं। मैंने अभी तक एक भी बार ऐसा ब्रेक नहीं लिया जहाँ पर मैं बैठा हूँ। उसका रीज़न यही है कि खड़े होकर आप ट्रैकिंग के टाइम जितने ब्रेक लें वो ठीक रहता है, पर अगर एक बार आप बैठ गए तो अगली बार उठने में बहुत मेहनत लगती है। इस वजह से मैं जहाँ भी आराम करता हूँ एक बार सिर्फ खड़े खड़े ही करता हूँ, बैठता नहीं हूँ। स्टिक भी आप लोगों को यहाँ ले जाते हुए देख रहे हैं, ये ट्रैकिंग स्टिक्स भी बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। गौरीकुंड से ये आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा रुकना नहीं है, ज़्यादा रुकना आते वक्त तो शॉट चल जाएगा, वैसे नहीं चलेगा। तो इसलिए निकल रही, उस आंटी को कैसे लगी थी, लगे ना उस आंटी को। हाँ इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, वाइड एंगल होता है ये पहले से। मतलब यही है ना, बड़े कैमरे की तरह जेब में डाल के घूम लो। एचडी में आती फोटो, 4K तक में आती है इसमें। तो निकालते कैसे, वो ब्लूटूथ हो रहा? नहीं, मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है ना साइड में। कहाँ से आया? मैं गाजियाबाद से अकेले बाइक लेके? अकेले बस से ही आया था। कल सोनप्रयाग में रुका बस से? हाँ, मतलब बस से रुद्रप्रयाग, उसके बाद जीप ली थी गुप्तकाशी तक, फिर गुप्तकाशी से बस ली तो सोनप्रयाग। कल ही 5 बज गए थे सोनप्रयाग पहुँचने में। बाबा के भगत। नया रास्ता वाकई में बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला है। मतलब इतनी थकान शायद पुराने रास्ते में नहीं होती होगी जितनी इसमें हो रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये पहाड़ पूरा तब आ ले गया उसको। रामबाड़ा तो कुछ खाना पड़ेगा, एनर्जी डाउन हो गई। हवा ठंडी चल रही है, टेम्परेचर 17-18 डिग्री के लगभग है, और टाइम हो गया है 1 बज गया है, 12:57, और मैं 8 बजे चला था। रामबाड़ा पहुँचने में 1 बज गया है, 5 घंटे। यहाँ से उतरने के बाद फिर से चढ़ना पड़ेगा।
ये पहाड़ बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है नहीं? वाली दिख रहा है जहाँ से हम अलकनंदा के मंदाकिनी के बाईं तरफ आ गए थे। लिंचोली पहुंच गया हूं। ये 13 किलोमीटर पर है गौरीकुंड से, मतलब केदारनाथ धाम की दूरी यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, कभी कभी हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरता है। फ़िलहाल यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और बनी भी हुई है बहुत सारी हट्स, जो शायद गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी उत्तराखंड के गढ़वाल के जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उनकी हैं। कुछ भी खुला हुआ है नहीं यहाँ पर, कुछ दुकानें हैं सिर्फ 1-2 जिस पे बिस्किट, नमकीन, मैगी ये सब मिल रहा है। मैंने भी बिस्कुट के पैकेट 2 लिए हैं, उन्हें यहाँ पर खाऊंगा। फ़िलहाल तो इस पूरी यात्रा में 13 किलोमीटर बाद जाकर अब बैठा हूँ और थोड़ी देर यहाँ आराम करूँगा, बिस्किट वगैरह कुछ पेट में डालूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। धूप यहाँ से हट गई है तो थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। सामने केदारनाथ धाम साफ साफ नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरे में साफ दिख रहा होगा या नहीं। नदी के दूसरी तरफ कुछ और बिल्डिंग्स या छोटे मोटे 2 घर टाइप के दिख रहे हैं। ये जो वाइट कलर की आप कुछ देख रहे हो सामने एक लकीर, ये असल में ग्लेशियर, छोटा सा ग्लेशियर बोलना तो गलत होगा, बर्फ़ का एक टुकड़ा है। कितनी हैरानी की बात है कि दिसंबर में यहाँ पर फिर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी या नवंबर में ही पड़नी शुरू हो जाएगी। पूरा साल हो गया पिछली बर्फ़ को पड़े हुए, पर अभी तक यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी है सामने, जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। लोगों के भी अलग ही चूतिया आते हैं, बर्फ़ के नीचे घुस गए। लोगों को बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। बर्फ़ के नीचे घुसकर फोटोग्राफी हो रही थी, अगर पिघल जाती तो बंदा उस बर्फ़ के नीचे दब भी सकता था। खैर, मज़े लेने तो सब आते ही हैं यहाँ पर। ये एक एक्स्ट्रा पहाड़ है, इसे तो चढ़ना ही पड़ेगा। ये इसे बेस कैंप भी बोलते हैं आजकल।
अगर रास्ता उस तरफ से पहले 2013 से पहले वाला जो रास्ता होता तो इस तरफ हमें आना नहीं पड़ता और ये पहाड़ क्रॉस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि रास्ता नदी के उस तरफ जो दूसरी तरफ का पहाड़ है उधर ही होके जा रहा था। ये भी एक चीज़ है, ये पहाड़ एक्स्ट्रा मतलब रास्ता बहुत टफ हो गया 2013 के बाद से। ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं 2013 से पहले आया भी नहीं था। ये इतनी दिक्कत 15-16 किलोमीटर के रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा है। सामने एक और बर्फ़ का टुकड़ा है, पत्थर के ऊपर ऊपर से शेप लेते हुए पिघल गया है ये। जगह का नाम है रुद्रा पॉइंट। यहाँ पे वाटरफॉल हुआ करता था, रुद्रा वाटरफॉल शायद, पर मुझे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं। रुद्रा पॉइंट जगह का नाम है। घाटी काफ़ी सुंदर दिखती है यहाँ से अगर पीछे की तरफ हम देखें तो। और केदारनाथ जी का डिस्टेंस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाता है। रास्ता अब काफ़ी चौड़ा हो गया है। इस जगह पर काफ़ी अच्छी जगह मिली है और चढ़ाई तो ना के बराबर ही दिख रही है। सीधा सीधा रास्ता जा रहा है। उम्मीद है अब चढ़ाई चढ़नी नहीं पड़ेगी और साथ में उतराई भी नहीं उतरनी पड़ेगी, क्योंकि पैरों की हालत दोनों तरह से ख़राब हो चुकी है। अब सिर्फ सीधा रास्ता चाहिए अपन को। पहले दर्शन हो गए। बहुत दूर यार। ना अंदर में जाएंगे ना बाहर से। हाँ वो भी आते हैं। बस 1 किलोमीटर के लगभग का रास्ता और है। सीधा सीधा रास्ता है, चढ़ाई नहीं मिलेगी पूरी उम्मीद है। और अब पेड़ वगैरह सब गायब हो गए हैं। ट्री लाइन से ऊपर हम आ चुके हैं। ट्री लाइन मतलब 3000 मीटर के ऊपर से हिमालय में कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं उगते, सिर्फ घास के मैदान होते हैं। दोनों तरफ के पहाड़ों पर घास के मैदान ही नज़र आ रहे हैं और शानदार नज़ारा है। मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूर रह गया है और सीधा चलते चलते भी बहुत टाइम हो गया है। रास्ता सीधा है तो चलिए आपको मंदिर तक एक टाइम लैप्स दिखाते हैं और डायरेक्ट मंदिर पर ही मिलते हैं।
दर्शनों के लिए मंदिर के द्वार तुरंत खोले गए हैं। अभी तो एकदम से भीड़ जमा हो गई है, हालांकि कोरोना का टाइम है। और मुझे लगता है थोड़ी देर में पुलिस प्रशासन आकर यहाँ पे लाइन वगैरह लगवाएंगे। तब तक हम प्रसाद वगैरह खरीद लेते हैं और फिर आके यहाँ पे दर्शन करेंगे। दर्शन वगैरह कैसे किए, आरती कैसी हुई, उसके बारे में आप जानेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो।